students, I hope you all will be fine. Today we will discuss role of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in the making of Pakistan with reference to his political and constitutional efforts. यानी कि क्या में पाकिस्तान मीन्स कि पाकिस्तान को बनाने में कायद आज़म का सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से जो कायद आज़म का किरदार था हम उसे डिस्कस करेंगे. In previous lecture we have discussed the independence of Pakistan. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान हासिल कर लिया था और कब हासिल किया था. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंडिपेंडेंस वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. ही वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ हिज एंडलेस एफर्ट फॉर पाकिस्तान. ठीक है, कायद आज़म ने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया उस वजह से इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है. एंड स्टूडेंट्स, जब कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो ब्रिटिशर्स को ऐसा फील होना शुरू हो गया कि अब जो मुसलमानों को प्रेशर डालना, इनको इनके मकसद से पीछे हटाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुसलमान कायद आज़म को अपना लीडर मान चुके थे और वो सारी उन्हीं की बातों को मानते थे. तो मुसलमानों की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये स्ट्रॉन्ग हो गई, तो इसलिए फिर ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा. उन्हें ये ऐसा फील हो गया था कि मुसलमानों को उनके मकसद से कोई पीछे नहीं हटा सकता. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं कि कायद आज़म का क्या किरदार था, क्या क्या किया था उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए, किस तरह से हेल्प की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कायद आज़म की अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में. ही वॉज बोर्न ऑन 25th of December in 1876 एंड हिज अर्ली एजुकेशन वॉज फ्रॉम कराची. ठीक है, वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे. एंड उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम यानी कि अर्ली एजुकेशन कराची से हासिल की थी. लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर बिजनेस एक्सपीरियंस. बाद में उन्हें बिजनेस एक्सपीरियंस के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन बिजनेस में उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. वो बैरिस्टर बनना चाहते थे. ठीक है, वो लॉ में इंटरेस्टेड थे. He already decided that he wanted to be a barrister. That's why he could not focus on business. So he studied in Lincoln's in London. Lincoln is the most ठीक है, ये बहुत ही लंदन का बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है लिंकन से. तो कायद आज़म ने यहाँ से लॉ स्टडी किया. एंड ही वाज अ यंग बैरिस्टर. ठीक है, ही बिकेम बैरिस्टर एट द यंग एज ऑफ 16 ईयर्स. 16 साल की उम्र में वो बैरिस्टर बन गए थे. बिकॉज ऑफ हिज एसेंस, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, इस वजह से ही वाज अ यंग बैरिस्टर. ठीक है, 16 साल की उम्र में ही वो बैरिस्टर बन गए थे. एंड स्टूडेंट्स, फिर एज अ यंग बैरिस्टर ही रियलाइज दैट देयर इज़ अ गैप बिटवीन द नेशन एंड द रूलर. उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नेशन के दरमियान और रूलर्स के दरमियान कोई गैप है. रूलर्स में कि जब उस वक़्त ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, उन्हें लगा कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये रूलर्स हैं, ये अपनी आवाम को या तो ये समझ नहीं सकते कि इनकी आवाम क्या चाहती है, या फिर ये समझना नहीं चाहते. ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि समझ नहीं सकते या फिर समझना नहीं चाहते. फिर इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, ही started to join politics by ज्वाइनिंग कांग्रेस. ठीक है, उन्होंने सियासत कैसे शुरू की, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था. एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ठीक है, स्टार्टिंग में जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे. वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहें. कायद आज़म ये चाहते थे कि हम मज़हब की बेस पे भी हम अलग नहीं हो सकते. यानी कि स्टार्टिंग में वो उन्हें पता नहीं था हिंदुओं के बारे में, उनका माइंडसेट का नहीं पता था. इसलिए कायद आज़म स्टार्टिंग में क्या थे, वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे. एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ठीक है, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था. ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर थे. पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या था, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड आफ्टर दैट आइए अब वन बाय वन देखते हैं कि उनका क्या में पाकिस्तान में क्या किरदार था. रोल इन मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स.
In 1909, Minto model forms implemented in India. Students, if you remember, we have discussed Minto model forms in detail. कि हम डिटेल में Minto model forms को डिस्कस कर चुके हैं. अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब बंगाल की पार्टीशन हो गई तो मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान जो बेचैनी थी, जो सियासी बेचैनी थी, वो बहुत बढ़ चुकी थी. तो भी सारी हालात की नज़ाकत को देखते हुए, सिचुएशन को, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए, उस वक़्त जो वज़ीर हिंद था मिंटो मॉर्ले और जो उसका गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो, इन दोनों ने मिलकर कुछ इस्लाहात पेश की थी जिन्हें मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा गया था. स्टूडेंट, इससे पहले शिमला डेपुटेशन में मुसलमानों ने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया था. फाइनली मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था. सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा था, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था और इस चीज़ को मुसलमानों ने बहुत खुशी खुशी कबूल किया था. एंड मुस्लिम्स ऑफ बे चूज़ कायद अज़म एज ए रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, यानी कि जब 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया इंडिया में, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का उन्हें राइट दिया गया, तो फिर मुंबई के मुसलमानों ने कायद आज़म को अपना रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब कर लिया था. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है कायद आज़म की अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में और उनका जो रोल था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में, हमने उस चीज़ को डिस्कस किया है. इससे आगे जो कायद आज़म की पाकिस्तान को बनाने में जो जो उनकी एफ़र्ट्स हैं, हम उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आपने इसको इंट्रो अच्छी तरह से याद रख लेना है और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में जो कायद आज़म का किरदार था, क्या था, यानी कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.